अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगी ब्लॉक 4 के पर्ल स्टेशन के रिलेटेड। उससे पहले बता दूं कि इसमें मेन पॉइंट्स मैं याद करवाऊंगी आप लोगों को, और बाकी बातें तो खुद ही करनी है। तो शुरू करते हैं। पर्ल्स पी फॉर प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म में आ जाएगा। प्रोफेशनलिज्म बेसिकली होता क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट होता है। बिकॉज वी आर डॉक्टर्स, तो हम कहेंगे कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ अ डॉक्टर। ये ना सिर्फ हमारी एक फिजिकल लुक है, बल्कि रिफ्लेक्शन है कि हम रिस्पॉन्सिबल है और अकाउंटेबल हैं, नॉट ओनली टू आर पेशेंट्स बट आल्सो टूवर्ड्स आवर सोसाइटी। अगर प्रॉपर अटायर होगा तो उससे एक तो आपको लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स हो जाएंगी, दूसरा कॉन्फिडेंस आएगा, तीसरा डुअल इसके बेनिफिट्स हैं, पेशेंट्स में ट्रस्ट और कंफर्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है प्रोफेशनलिज्म, हाइजीन एंड सेफ्टी और पेशेंट का ट्रस्ट आ जाएगा। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल मेडिकल सोसाइटीज़ ने सेट कर दिए हैं। सबसे पहले आ जाता है स्क्रब्स। स्क्रब्स होता है एक ड्रेस कोड होता है जो कि वेरी करता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। लैब कोड्स। लैब कोड्स एक प्रॉब्लम के लिए रिस्पेक्ट और दूसरा सेफ्टी का काम करेगा। क्लोज टूड शूज़ होंगे तो चलने फिरने में आसानी रहेगी। आइडेंटिफिकेशन बैजेस, मिनिमल ज्वेलरी, क्लीन एंड टाइडी यूनिफॉर्म एंड बेयर बिलो द एल्बोज। बेयर बिलो द एल्बोज का मतलब होता है कि जो आप लोगों का ड्रेस है वो अप टू द एल्बोज होना चाहिए, उससे नीचे जितना भी एरिया होता है वो बेयर होता है। क्यों? क्योंकि जो हैंड्स हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कंटेमिनेशन होती है वो होती है रिस्ट की। अगर उधर तक हमारा अटायर होगा तो हाथ अच्छे से धुलेंगे नहीं, तो इसीलिए कंटेमिनेशन से बचने के लिए जो अटायर होता है वो अप टू द एल्बोज होता है, ताकि जो रिस्क ऑफ पैथोजन ट्रांसफ़र है उसको रिड्यूस किया जा सके। फिर पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट और अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाएगा। इसके लिए हमें शुरू से इसीलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि अगली ज़िंदगी में हमारा डिमांडिंग स्केड्यूल है। Being on time is not only a sign of respect for patient and colleagues but also a reflection of doctors' commitment to their profession. और मेडिकल में तो लम्हे लम्हे की बड़ी अहमियत है। प्रोफेशनलिज्म का हमारे पास दूसरा टॉपिक आ जाता है। इन पॉइंट्स को आपने याद करना है। सपोज आप लोग कोई भी सबक याद करने लगे हो या आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो सबसे पहले उसकी होगी स्ट्रेटजिक प्लानिंग। स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर ली, उसके बाद जी अपना माइलस्टोन सेट कर लिया। माइलस्टोन सेट कर लिया, उस पर काम शुरू हो गया है। काम शुरू हो गया है तो फिर जो अपनी प्रोग्रेस है उसका एक रिकॉर्ड भी रखना है, तो ट्रैकिंग प्रोग्रेस भी होगा। अच्छा, जो हमने स्केड्यूल सेट कर लिया है अगर उस पर पूरे नहीं उतरे अकॉर्डिंग टू आवर पोटेंशियल, तो उसमें सेटिंग भी करनी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है जो कि की टू सक्सेस है। फिर आ जाएगा एडजस्टिंग द प्लान। टीम प्लेयर। टीम प्लेयर को आप याद करोगे, सपोज यू आर गोइंग टू हैव अ सेशन विद योर पेरेंट्स ऑन नेक्स्ट डे। आप लोगों ने टॉपिक डिसाइड कर लिया है, उसके बाद क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अम्मी अब्बा हैं तो रिस्पेक्ट होगी सबसे पहले। फिर आ जाएगा एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोग टाइम पे पहुंचोगे भी, पंक्चुअलिटी होगी, प्रिपेयर करके आओगे, क्योंकि आजकल का ज़माना वो नहीं है माँ बाप बोलेंगे हम चुप करके सुनेंगे। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन के बाद फीडबैक इज़ नेसेसरी, और वो होगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक जो है उसको गलत मानों में नहीं लेना। तो ये इसके 6 से 7 पॉइंट: रिस्पेक्ट, एक्टिव लर्निंग, कॉन्फिडेंशियलिटी, पंक्चुअलिटी, प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एंड पार्टिसिपेशन। एसजीडी जैसा कि ब्लॉक सिस्टम आया है तो उसमें हमारे करिकुलम का भी हिस्सा बन चुका है। तो एसजीडी से पहले जैसे आप लोगों ने देखा है कि उससे पहले एक टॉपिक दे दिया जाता है, सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव। क्लियर ऑब्जेक्टिव दे दिया और टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाती है, तो क्लियर रोल भी आ गया हमारे पास। क्लियर ऑब्जेक्टिव और क्लियर रोल हमें मिल गया है। अच्छा, फिर इसके बाद अगला दिन आ गया जो टॉपिक अब शुरू हो गया है, तो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी, केस स्टडीज़ को लाया जाएगा, रोल प्लेइंग होगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजें होंगी। और रिसर्च भी इस्टेब्लिश कर चुकी है कि इंसान ज़्यादा सीखता है सुनने और देखने से निस्बतन पढ़ने से। तो विजुअल एड्स भी होंगी, और अगर बंदा थक जाएगा तो ब्रेक्स मस्ट है, और माइंडफुल टेक्निक्स। ये 6 पॉइंट्स थे टू इन्हांस फोकस ड्यूरिंग एसजीडीज़।
एथिक्स, दूसरा पॉइंट है पर्ल्स में एथिक्स। एथिक्स में था डिजिटल सिटीजनशिप। तो आपने जो अपना ई पोर्टफोलियो उसको अपडेट रखना है। ई पोर्टफोलियो बनाने से क्या होगा, एक तो जो प्रोग्रेस है आपकी वो शोकेस होगी और दूसरा ग्रोथ का पता चलता रहेगा। अब अचीवमेंट जो है वो दो तरह की होती हैं, एक एकेडमिक होगी, एक होगी पर्सनल अचीवमेंट। एकेडमिक अचीवमेंट्स में अगर कोई बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है इन रिसर्च, तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आप लोग बताओगे कि रिसर्च किस चीज़ के मुतालिक थी, मैंने रोल प्ले किया और पब्लिकेशन डिटेल्स होंगी। दूसरी एकेडमिक अचीवमेंट्स हो सकती है कि आप लोगों ने कोई स्कॉलरशिप वगैरह हासिल किया है, तो बताओगे उसका क्राइटेरिया क्या था, उस पर मैं कैसे पूरी उतरी और उससे मुझे क्या हासिल हुआ, जैसा कि अभी लैपटॉप स्कीम भी आई हुई थी और होनर स्कॉलरशिप भी। फिर आ जाती है पर्सनल अचीवमेंट। पर्सनल अचीवमेंट्स में आप लोग करते हो वॉलंटियर वर्क, कम्युनिटीज़ में वॉलंटियर वर्क करते हो। इसमें आपने बताना होगा कि इससे कम्युनिटी को फ़ायदा क्या हुआ और मुझे क्या फ़ायदा हुआ। मुझे क्या फ़ायदा होगा, एक तो मुझे टीम वर्क करना आ गया, दूसरा अंडर सुपरविजन काम करना आ गया। फिर अगर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो यू मे प्ले अ लीडरशिप रोल। तो ये ई पोर्टफोलियो होता है। फिर है ब्लॉग और विकी। ब्लॉग और विकी क्या होता है, ब्लॉग बेसिकली होता है इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड ओपिनियंस। दोनों जो है ये दोनों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये कोलैबोरेटिव वेबसाइट होती है, ये पर्सनल होती है। विकी इज़ जस्ट लाइक विकीपीडिया, इसके एग्जांपल विकी में भी आ जाएगा विकीपीडिया। अब दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है कि इन्हें लिखना कैसे होता है। इस पर जाने से पहले आप लोग देख लें कि डिजिटल कंटेंट किस किस फॉर्म में होता है। इंस्टाग्राम तो हर कोई यूज़ करता है, तो देखा होगा कि उसमें या तो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है या मल्टीमीडिया और वी कुड से विजुअल्स फॉर्म में हो सकता है। यहाँ कोई क्वेश्चन क्रिएट किया होता है, क्वेश्चनियर होता है, उसको आप सॉल्व करते हो तो इंटरेक्टिव कंटेंट आ जाता है, हाइपरलिंक्स एंड डाउनलोड्स। इंगेजमेंट स्ट्रेटजीज विद डिजिटल कंटेंट। कोई भी डिजिटल कंटेंट है उसमें हम कैसे इंगेज हो सकते हैं। सबसे पहले जी क्वालिटी का जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन की हो कि जैसे ही कीवर्ड्स टाइप किए जाएं तो फ़ौरन उसके नीचे सब पेजेस जो हैं वो खुल जाएं। सोशल मीडिया शेयरिंग जितना ज़्यादा उसको प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया, फेसबुक के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। रेगुलर अपडेट्स, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स, विजुअल अपील, किस कदर उसका थंबनेल वगैरह अच्छा बनाया हुआ है या उसमें कंटेंट किस कदर अच्छा है, उसमें वीडियोस किस कदर अच्छी बनाई हुई हैं, तो विजुअल अपील आ जाएगा। और पर्सनलाइजेशन की इतना जो टॉपिक है वो ओरिएंट करता है आपके इंटरेस्ट और नीड्स के रिलेटेड। अब ब्लॉग का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉग में पहला आता है टाइटल, दूसरा होता है इंट्रो, फिर आ जाएगा मेन बॉडी, बॉडी के बाद उसमें विजुअल्स कितने डाले हुए हैं, कंक्लूजन और कमेंट सेक्शन आ जाएगा। ये होता है एक पर्टिकुलर ब्लॉग का स्ट्रक्चर। अब विकी का स्ट्रक्चर क्या होता है, विकी मैंने जैसा कि बताया कि विकीपीडिया है, तो इसका मैं आपको पहले स्ट्रक्चर खोल के दिखा देती हूँ, फिर इस पे आएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये एक मैंने खोल लिया है, इंसर्जेंसी इन बलूचिस्तान। ये हमारे पास सबसे पहला आ गया टाइटल। ठीक है, टाइटल में होता है इंट्रो, टाइटल के बाद होता है इंट्रो। ये इधर जी इंट्रो लिखा हुआ है, ये पहला होगा इंट्रो। इंट्रो के बाद होता है कि टेबल कंटेंट क्या है, ये उसमें आगे कंटेंट्स क्या हैं। फिर इसमें क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव वेबसाइट है तो मल्टीपल बंदे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि इधर कह दिया गया है कि कॉपी एडिटिंग, एडिट आप इसको कर सकते हो, इसमें मल्टीपल बंदे जो हैं वो एडिटिंग कर सकते हैं। फिर इसमें रेफरेंसेस, साइटेशंस वगैरह होती हैं और एक एडिट टैब होता है जिसके थ्रू आप इसमें एडिट कर सकते हो और इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है। जो ब्लॉग था उसमें बंदे का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ विकी, पहला टाइटल दिखाया, इंट्रो आ जाएगा, कंटेंट सेक्शन और सब सेक्शन आ जाएंगे, फिर रेफरेंसेस, विजुअल्स डाले हुए होते हैं, डिस्कशन पेजेस और एडिट हिस्ट्री। एडिट इसमें मस्ट होता है, इसमें कमेंट्स होते हैं और इसमें एडिट हिस्ट्री होती है।
रिसर्च। अब रिसर्च जो है इसके जितने पॉइंट्स हैं कि कैसे रिसर्च करते हैं वो मेनली आप लोगों ने याद कर लेने हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है टॉपिक सिलेक्शन, या जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। टॉपिक सिलेक्शन के बाद होता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जब कर लिया है तो उसके बाद हाइपोथेसिस एक बनेगा। रिसर्च का जो पर्पस है वो, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो, मेथोडोलॉजी क्या होगी। फिर आ जाएगा जो रिसर्च होती है वो ऐसे नहीं शुरू कर देते, उससे पहले उस इंस्टीट्यूशन की इजाज़त लेनी होती है। तो हमारे पास छठा पॉइंट ये आ जाएगा, इजाज़त लेने का। सातवां हमारे पास आ जाएगा, फिर इसके बाद डाटा कलेक्शन शुरू हो जाएगी, फिर डाटा एनालिसिस होगा। डाटा एनालिसिस के बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद पब्लिशिंग, और पब्लिशिंग के बाद होते हैं रिव्यूज़। तो पहला टॉपिक था हमारे पास टॉपिक सिलेक्शन या टॉपिक फाइनलाइजेशन। तो वह कैसे करनी है? सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढोगे। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढ लिया, उसमें से फिर उसको नैरो डाउन करके एक टॉपिक अपने सामने ले आओगे। टॉपिक सामने ले आए, जो एक लिटरेचर रिव्यू करोगे सुपरफिशियल सा, ताकि टॉपिक के रिलेटेड जो गाइडेंस है वो मिल सके। उसके बाद एक रिसर्च क्वेश्चन, लिटरेचर रिव्यू करोगे तो उससे जो रिसर्च के क्वेश्चन हैं उनको बिल्ड करने में आसानी हो जाएगी। रिसर्च क्वेश्चन बिल्ड कर लिया, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद रिसर्च क्योंकि की मेंटोरशिप के अंडर जाती है, तो फिर इसके बाद कंसल्ट विद एडवाइज़र और मेंटोर, इसके बाद जो टॉपिक है वो फाइनलाइज हो जाएगा। फिर हमारे पास दूसरा होता है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू काम मुश्किल भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, टॉपिक ओरिएंटेड कीवर्ड्स या उनके सिनोनिम्स निकाल लेने हैं। ठीक है, सर्च टर्म्स निकाल लेनी है, वो उन्हें लिख लिया। फिर सर्च इंजन किस पे जाके सर्च करोगे उसको डिफ़ाइन कर लिया। उसको डिफ़ाइन करने के बाद जी शुरू करोगे उन्हें सर्च करना। सर्च करना आर्टिकल अब पूरे पूरे तो नहीं अभी पढ़ लोगे, अभी उनका एक सुपरफिशियल उन्हें स्किमिंग करोगे, उनकी जो जो अच्छे होंगे आपके टॉपिक ओरिएंटेड होंगे उन्हें निकाल लोगे। वो निकाल लिए, इसके बाद आर्टिकल जो थे टॉपिक ओरिएंटेड थे उनको सर्च कर लोगे, उनको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड के बाद गो थ्रू करोगे उनके साथ, डीपली गो थ्रू किया। साथ जो रेफरेंसेस मिलते जा रहे हैं, जो काम का मटेरियल मिलता जाता है, उनको नोट डाउन करते जाएंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और ये लिटरेचर रिव्यू हमारे पास जो है वो पूरा हो जाएगा। सर्च टर्म ढूंढ ली, सेलेक्ट डेटा बेसिस, फिर इसके बाद सर्च कंडक्ट करेंगे, रिज़ल्ट जो आए उन्हें रिव्यू करेंगे। फुल टेक्स्ट अब डाउनलोड कर लिया है, फिर रेफरेंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे, और ये हमारा लिटरेचर रिव्यू जो है वो भी पूरा हो गया है। और क्या मेथड हो सकते हैं? एक तो लिटरेचर रिव्यू के साथ, फिर ऑब्जर्वेशन बाय योर स्पेशल सेंसेस, फिर क्वेश्चन फार्मूलेट करो उसके रिलेटेड जो आपका टॉपिक है, क्यों कैसे, जो 5 W's हैं उनको लगाकर। हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटेशन के एलिमेंट्स वो सबको याद करना है। अच्छा, फिर हमारे पास आखिरी टॉपिक है लीडरशिप का। लीडरशिप में करिकुलम में टॉपिक है कोपिंग मैकेनिज्म। कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? टू मैनेज स्ट्रेस, एडवर्सिटी एंड इमोशनल चैलेंज। आजकल ओएसपी में भी एक क्वेश्चन आ रहा है, पल्स के स्टेशन पे आ रहा है कि स्टूडेंट है वो फेल हो गया है तो वो उसको कैसे लेकर चलेगा। सबसे पहले है कि फेल हो गए हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करनी है। नंबर 1 स्टेप हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। नंबर 2 स्टेप पे आप लोग जाओगे कि कौन कौन से मैंने वीक पॉइंट्स थे, क्या क्या मैंने गलतियां की हैं, उनको आप लोग नोट डाउन कर लोगे। इसके बाद आप लोग अपने टीचर्स का रिव्यू लोगे, वो आप लोगों को आपके जो वीक एरियाज होंगे उनको आइडेंटिफाई करने में मदद देंगे, और किस तरीके से पढ़ोगे वो चीज़ें उनकी एक आउटलाइन बनाने में मदद देंगे। इसके बाद बैठ कर एक आउटलाइन बनाओगे और उस पर काम करना शुरू कर दोगे। काम करना शुरू कर दिया है, जैसा कि पहले भी बताया था कि उसका आप रिकॉर्ड भी रखना है कि काम ठीक चल रहा है, कैसा चल रहा है, जो मैंने गोल्स वगैरह सेट कर लिए हैं वो मेरे एप्टीट्यूड के रिलेटेड हैं भी या नहीं। फिर फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है, उन गोल्स को सेट कर लेना है, और बाउंड्रीज लाजमी सेट करनी है। ये नहीं है कि पढ़ते जा रहे हैं 2 3 4 बज गए हैं तो पढ़ते ही जाना है, नहीं।
एक बाउंड्री सेट करें, एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है, इधर तक मैंने पढ़ना है। और आज के दौर में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पढ़ाई का स्ट्रेस ले लेकर अपनी सेहत ख़राब नहीं कर लेनी, सेहत पर भी काम करना है और अपनी जो इंटरेस्ट और हॉबीज़ हैं उन पर भी काम करना है। तो ये हमारे पास दिए हुए हैं: टाइम मैनेजमेंट, स्टडी ग्रुप्स, सीक हेल्प, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। जो हेल्प है वो आप लोग दो तरह से लोगे, एक तो है सोशल सपोर्ट, पीयर्स, फैमिली वगैरह से हेल्प ले रहे हो, दूसरा है प्रोफेशनल हेल्प। अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चला जाए तो प्रोफेसर से हेल्प लेने में कोई हेजिटेशन नहीं है। अब पर्सनल कोपिंग स्ट्रेटजीज बताई हुई हैं: सोशल सपोर्ट, हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, प्रोफेशनल हेल्प, सेल्फ कंपैशन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप के साथ भी काइंड रहना है, ठीक है, अपनी जानों पर जुल्म नहीं करना, अल्लाह ने कुरान मजीद में भी जैसा कि फरमाया है। और सेटिंग बाउंड्रीज, ये मस्ट है, बाउंड्रीज एंड सेल्फ कंपैशन। अल्लाह हाफिज़।